startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. अहमद भाई, you mentioned कि आपको भी एयरलिफ्ट बनना है, इसका मतलब क्या है? पेट्रियाटिज्म जो है ना, ये बहुत खुला हुआ है। कोई पाकिस्तान क्रिटिसिज्म ना, नॉट अलाउड वाला सीन। अगर पाकिस्तान घर है तो इसको तो ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप टीवी पे कभी डिज्नीलैंड को देखते हैं, आप कहते हैं यार ये हमारा जो घर के करीब वाला पार्क है, ये ऐसा कैसे होगा। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी एहसास होनी शुरू हो गई थी वो ये कि यार व्हाट्स द ग्रेट एंड ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का पर्पस ये है कि हम कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करते हैं। एयरलिफ्ट का जो बिजनेस मॉडल था उसमें क्या पैसे बनने वाले थे? क्या स्टीव जॉब्स इसलिए मशहूर है कि उसके $500 मिलियन थे? स्टीव जॉब्स इसलिए मशहूर है क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। ये जो टॉप लाइन बिजनेसेस हैं ना, ये इवेंचुअली एक पॉन्ज़ाई स्कीम की तरह एक्ट करते हैं कि यार इवेंचुअली कौन पैसे देगा। ऐसा नहीं है कि इसमें पैसे हैं नहीं। इट इज़ अ ह्यूज डिफ़ॉल्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, लेकिन जब आप एक बिज़नेस को इतना सुपरलेटिव करते हैं तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी आने में भी वक्त लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादला वाला है। हमने स्टार्ट के पॉडकास्ट में एंड देन वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हु वाज एक्चुअली एट माय फर्स्ट इवेंट जॉयको में जो हुआ था। हाँ यार, उसमें आपसे पहली बार मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई एंड नाउ यू हैव बीन काइंड इनफ टू गिव अस टाइम फॉर द पॉडकास्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। शुक्रिया साद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। तो अहमद भाई, यू मेंशन्ड कि आपको भी एयरलिफ्ट बनना है, इसका मतलब क्या है? मैं मुख्तलिफ जब स्टूडेंट से मिलता हूँ, सब कुछ कभी बातचीत करता हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है। मैं भी पहले भी जिक्र कर रहा था कि मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है और हम कोयटा में रहते थे। वालिद साहब मेरे डॉक्टर थे। मेरे दादा जो हैं वो भी डॉक्टर थे, ब्रिटिश आर्मी में भी रहे हैं वो। और वो उस ज़माने की मुस्लिम लीग का हिस्सा थे। तो वी ही न्यू कायदे आज़म। और हमारे घर में एक, मुझे याद है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की एक तस्वीर भी लगी होती थी। सो सो देयर इज़ अ पेट्रियाटिज्म जो है ना, ये बहुत खुला हुआ है। मेरे मेरे वालिद साहब या उनके सामने ना कोई मजाक में भी पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकता ना। लाइक कोई पाकिस्तान क्रिटिसिज्म ना, नॉट अलाउड वाला सीन। और सो मेरे ख्याल में समवेयर फ्रॉम देयर ये तो एक चीज़ है कि जिसको कहते हैं ना ब्लीडिंग ग्रीन, तो वो है। और मेरे ख्याल में शायद उस वजह से हमारी जो अलाइनमेंट ऑफ हीरोज़ है वो भी एक सर्टन डायरेक्शन में है। मेरी बड़ी बहनें वगैरह मुसद्दा से हाल ही पढ़ती थीं और मुझे याद है अल्लामा इकबाल की शिकवा और जवाब शिकवा ऑलमोस्ट ज़बानी याद थी हम लोगों को। तो जब आप इस तरह के किसी माहौल में थोड़ा सा ब्रॉट अप होता है ना, तो आप ये तो देखते हैं कि यार ऑल ऑफ इट जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, ये इसमें 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 बहुत कुछ बेहतरी की गुंजाइश है। अगर ये सब घर है, अगर पाकिस्तान घर है, तो इसको तो ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और तो वो हमेशा से मेरे जहन में था कि यार मतलब ये तो मैं इट्स अनफेयर कि अभी मैं कहूँ कि मैं बचपन से एयरलिफ्ट बनाना चाहता था। लेकिन ये ज़रूर दिल चाहता था। मतलब मुझे हमेशा से ये होता था कि यार क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर कभी रहा नहीं हूँ, ठीक है, गया हूँ, मैंने ट्रैवल किया है, लोग देखे हैं, लेकिन यू ऑलवेज वांट टू सी कि यार ये हमारा शहर ऐसा कैसे होगा और ये फ़लानी एक चीज़ जो है ये यहाँ कैसे बनेगी। आप टीवी पे कभी डिज्नीलैंड को देखते हैं, आप कहते हैं यार ये हमारा जो घर के करीब वाला पार्क है, ये ऐसा कैसे होगा। तो एक एक है ना, कुछ ड्रीम्स होते हैं। और जब जो हमारा वाला बचपन था उसमें तो बस हर एक को पायलट बनना होता था या आर्मी में जाना होता था। और अगर मेरी फैमिली को लें तो हर एक को डॉक्टर बनना होता था। तो दादा वॉज डॉक्टर, अबू वॉज डॉक्टर, बहन डॉक्टर, फूफी डॉक्टर, एवरीबडी। तो मेरे बड़े भाई मुझसे कहते थे कि मुझसे तो कभी किसी ने पूछा भी नहीं और मुझे डॉक्टर बनवा दिया। तो आई डोंट नो, आई एक्सीडेंटली केम इनटू दिस कंप्यूटर साइंस की फील्ड। और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। मैंने 98 में मैंने फ़ास्ट से ग्रेजुएट किया, फ़ास्ट लाहौर से। और क्योंकि कोयटा में कोई एजुकेशन पोस्ट एफएससी कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ पढ़ा लेती हैं, तो हमें निकलना पड़ता है। कोयटा में अनफॉर्चुनेटली एक पूरा सूबा है जिसकी यूथ को कहीं जाना पड़ता है पढ़ने के लिए।
अच्छा। तो मैं लाहौर चला गया, फास्ट में एडमिशन हो गया। फास्ट में भी एडमिशन इस तरह से हुआ कि मैं तो बीकॉम कर रहा था, मेरे कज़न है वो सिस्को से आए, अमेरिका में होते थे। मैंने कहा यार ये बीकॉम क्यों कर रहे हो, ये कॉमर्स वॉमर्स कुछ नहीं होती, और टेक इज़ एवरीथिंग, और ये और वेब होता है ना एवरीथिंग, और उसमें आओ, फास्ट में एक इंस्टीट्यूट है और उसमें दाखिला लो। तो मैं चला गया, लिटरली हैड नेवर इवन सीन अ कंप्यूटर। देखा होगा कहीं कॉलेज वॉलेज में एक लैब टाइप की कोई चीज़ तो होती थी, बट वो वाली लैब्स होती ना हमारे मुल्क में, तो यार इसको छूना नहीं, ये बहुत अच्छी लैब है ये तो यू नो। तो नेवर टू बी टच्ड कंप्यूटर्स। तो और 92 93 में क्या लैब्स होती होंगी। तो मैं फास्ट चला गया और मैथ्स वगैरह सही थी, तो वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। और और मैंने तकरीबन फास्ट से ग्रेजुएट हुआ हूँ 98 में, तो मैंने 16 साल एक्चुअली जॉब की है, 16 साल। और ये मैं सबसे कहता हूँ, जिससे भी मैं कहता हूँ कि यार 16 साल इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू नॉट थिंक ऑफ योर ड्रीम। बहुत ज़्यादा वक्त है यार। 4 5 साल लगाएं जॉब में, वो इसलिए क्योंकि वो ट्रेनिंग है। इट्स लाइक वो जैसे मेडिकल में रेजिडेंसी होती है ना, ये वो है। आपने अच्छा। पढ़ाई कर ली, हाँ। 3 4 साल जाके उसको सीखें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज उसके बाद आगे आपको अपना कुछ परसू करना है। तो अगर थोड़ी बात करूँ, अपनी जॉब कहाँ करी? पहली जॉब सिस्टम्स लिमिटेड में थी। अच्छा। सिस्टम्स ज़माने में उस वक्त भी सिस्टम्स एक नाम था, और वी वर वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और आसिफ पीर भी एक्चुअली हमारी बैच के थे। तो लेकिन वो आसिफ फास्ट कराची के थे, हम लोग फास्ट लाहौर के थे, और मेरे ख्याल में राउंड अबाउट एक आध दिन के फ़र्क से ही उन्होंने ज्वाइन किया होगा। सिस्टम में एक आध साल जॉब की, फिर एबीएन एमरो ने, एबीएन एमरो बैंक है, डच बैंक है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली लाहौर में। इट वाज अ प्लान टू बी अ 500 सीट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर। इट वुड हैव बीन देयर बिगेस्ट आउटसाइड ऑफ नेदरलैंड्स। अनफॉर्चुनेटली 9/11 हो गया 2000, उसके बाद फिर जो पोस्ट 2011 जो रैप अप शुरू हुआ, हमारे अपने भी बहुत सारे ऑब्वियसली उसमें कसूर हैं, फिर हमारे नेबर्स वगैरह उन्होंने पूरी कोशिश की और पाकिस्तान से बहुत सारा बिजनेस तक आउट हुआ। उन्हीं दिनों में आईबीएम भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सेंटर यहाँ खोलने वाला था। आईबीएम ने जगह भी ले ली थी कराची में, अगर रान साहब को याद हो तो होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें सक आउट हुई हैं, लोग यहाँ से जा रहे थे, .com का एक बूम आया, दबादब H1 लग रहे थे और लोग यहाँ से जाने शुरू हो गए थे। तो मेरे जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी मैनेजमेंट पोजीशंस पे आ गए, जिनको आना नहीं चाहिए था। मतलब वी वर फेयरली गुड डेवलपर्स, ठीक है। अब ऊपर जगह खाली है, आपको ऐसा बंदा चाहिए, तो थोड़ा बहुत कस्टमर से बात करते हैं, कहते हैं बस तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी करियर ट्रेजेक्ट्री फास्ट हो गई। एबीएन एमरो में 3 4 साल लगाए, फिर एबीएन एमरो जब रैप हो गया तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी LMKR इस्लामाबाद में। सो हम LMKR चले गए क्योंकि वो उस वक्त हायर कर रहे थे। और फिर समवेयर अराउंड 97 8 मेरी वालदा को कैंसर डायग्नोज हुआ, तो वो उनको कोयटा से कराची लाए थे, हैव टू मूव टू कराची। और फिर हम कराची में और कराची में भी बैक टू सिस्टम्स लिमिटेड, तो सिस्टम ने दोबारा से एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे हायर कर लिया। और जितने भी लोग जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई फील्ड नहीं होती, ठीक है। आपका कोर जो है वो टेक्नोलॉजी है, स्टे टेक्निकल, ठीक है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेंगे अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स और थोड़ी सी भी लॉजिकल सेंस ऑफ हैंडलिंग अ टीम है, तो आप वो कर लेंगे, वो आप साथ साथ नहीं चलेंगे। डोंट लीव योर टेक्निकल साइड। ये एक बड़ी इंटाइसिंग चीज़ होती है कि आपके नाम के साथ मैनेजर लग जाएगा, वो आप खुद लगा लेंगे। सो डोंट फॉल फॉर दैट। आई डिड एंड इट वाज अ बिग मिस्टेक। खैर उस ज़माने में काफ़ी वाह थी, तो सिस्टम्स लिमिटेड आ गए, 1 2 साल यहाँ पे काम किया, 2 3 बड़े बैंक्स के प्रोजेक्ट्स किए, अच्छा काम था। फिर एक स्टार्टअप था पिक्सेंस के नाम से, सिलिकॉन वैली फंडेड स्टार्टअप था, अदनान अबगोट वाला, और ज़बरदस्त टीम थी, रियली ऑसम। दैट वाज अ बिट अहेड ऑफ इट्स टाइम, क्योंकि उस वक्त तक आईफोन वगैरह और ऐप स्टोर का कॉन्सेप्ट नहीं था। इट वाज बेसिकली इंस्टाग्राम, आप तस्वीर खींचें वो अपलोड हो जाएगी एक जगह पे। लेकिन वो हम उन फ़ोन्स पे कर रहे थे जो प्री आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन्स थे ना, जो सिम्बियन 8 सिम्बियन 9 नोकिया के फ़ोन्स थे, नोकिया सैमसंग के वो फ़ोन जिनमें J2ME चलती थी, जावा 2 मोबाइल एडिशन,
जावा जो खुलते थे कीबोर्ड निकलता था उनके, वो बात वो क्या भी बात क्या है अच्छा ये बेचारे खुलते भी नहीं थे, ये पहले से खुले हुए थे। लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग थी। और यही हुआ कि वो वी हैड टू बिल्ड सो मेनी थिंग्स, क्योंकि ऐप स्टोर था नहीं, तो हमें एंड यूज़र तक पहुंचने के लिए पहले ऑपरेटर के पास जाना पड़ता था। ऑपरेटर से कहते थे कि ये वैल्यू एडेड सर्विस में ये ऐप डलवाओ ताकि वो यूज़र यूज़ कर सके। ऐप स्टोर तो था नहीं ना। फिक्स्ड जो ऐप फोन के साथ आती थी वही होती थी। उनमें ऐप इंस्टॉल हो सकती थी, लेकिन उनका कोई ऐप स्टोर का कॉन्सेप्ट नहीं था। मार्केटप्लेस नोकिया ने एक ओवी करके एक मार्केट प्लेस बनाया था, लेकिन इट वाज वेरी बैड। उस वक्त नोकिया इतनी स्ट्रांग कोई चीज़ था जैसे आजकल एप्पल है, नोबडी कुड थिंक कि नोकिया कहीं चला जाएगा। और नोकिया जितनी तेज़ी से गायब हुआ है ना, ये भी एक केस स्टडी है और इस पर बहुत कुछ कहा गया है। एंड देन स्टीव जॉब्स केम इन। देयर हैज़ टू बी अ डिवाइन हेल्प विद यू ऑल द टाइम। आप कितना भी कॉलर खड़ा कर लें, लाइक देयर इज दिस थर्ड पार्टी, योर कोट एंड कोट एंजल इन्वेस्टर, तो इज देयर। तो वो पिक्सेंस जब बंद हुई तो पिक्सेंस की टीम, हम लोग भी ले ऑफ हो गए, मैं भी ले ऑफ हो गया था उसमें। और उसके बाद वो टीम जो थी वो फोलियो 3 में मर्ज हो गई थी। और सरप्राइजिंगली आई वाज हायर्ड बाय फोलियो 3 थ्रू अ डिफरेंट पाथ। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड़ था कि ज़माने में वालदा की कीमोथेरेपी हो रही थी, तो घर में एक अजीब डूम सा था कि जॉब इधर चली गई है, कोई बहुत ही फिल्मी सा सीन। तो वाला को बताते नहीं थे हम, सुबह मैं तैयार व्यार होके निकल जाता था। दूसरे तीसरे दिन अम्मा ने पूछा कि भाई क्या सीन है, लाइक समथिंग इज रॉन्ग। तो मैंने कहा आपको क्या पता है, कह रही तो अपना बस्ता तो लेके नहीं जाते, बिकॉज आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स। लेकिन वो बीमार माँ थी, तो शायद मेरे ख्याल में उनकी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग चल रही थी ऊपर। तो उसी दिन अदनान लवाई के साथ मेरी मीटिंग सेट हो गई। अदनान ने कहा कि ही वाज मूविंग टू द यूएस, सो ही वांटेड समबडी टू लुक एट ऑपरेशंस। So that's how I got into Folio 3, and the Folio 3 is a wonderful place to work. So वहाँ पे 7-8 साल I was heading the And whole. Folio 3 does similar work as systems. They do ये end to end सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले ना, कई कंपनीज हैं, उनके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि ये एक सर्टन टाइम पे बनी हुई कंपनीज हैं जो सॉर्ट ऑफ सत्यम और इन्फोसिस इंस्पायर्ड हैं, लेकिन ये उस तरह से ग्रो नहीं की। कुछ थोड़ा सा आप 9/11 को भी दे दें, लेकिन आई थिंक कसूर इनका अपना भी है। सो वहाँ पे हम आ गए और वहाँ पे जॉब शुरू की। तकरीबन 6-7 साल वहाँ पे गुजारने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे स्केल अप होने की ज़रूरत है। एंड देन somebody from 10 Pearls contacted me. It was a very similar role but a much larger organization, 10 Pearls. और फिर मैं वहाँ पे मूव हो गया और 2 साल वहाँ काम के मुझे लगा कि यार आई एम डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगैन, और इट्स नॉट वर्थ माई करियर। और एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी एहसास होनी शुरू हो गई थी वो ये कि यार व्हाट्स द ग्रेट एंड ऑफ लाइफ? How can we think about buying a house and 2 cars as end of your career? मतलब is this what we are made up of? ये जो इतना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल हम हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये इसलिए नहीं बनाए होंगे कि ये जाके डिफेंस में घर खरीद लेगा, करियर गुड हो गया। नो, हमारी ज़िंदगी का पर्पस ये है कि हम कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करते हैं। स्टीव जॉब, मैं अपने इंटरव्यूज में 50 हज़ारों लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, स्टीव जॉब्स क्यों मशहूर है? क्या स्टीव जॉब्स इसलिए मशहूर है कि उसके $500 मिलियन थे? स्टीव जॉब्स इसलिए मशहूर है क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। स्टीव जॉब्स इसलिए मशहूर है उसने आपको वो प्रोडक्ट्स दी जिससे आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया। वो स्मार्टफोन वो ना बनाता, गूगल एंड्रॉयड ना उठाता, आपको करीम और पता नहीं कौन सी बेतहाशा प्रोडक्ट्स मिलती ना कभी। ट्रेजेक्ट्री चेंजर था। उसने पिक्सर बनाई, आपको एक नई स्ट्रीम ऑफ एंटरटेनमेंट दे दी। उसने आईपॉड बनाया, उसने ये जो सीडी और इस पे सुनने वाले म्यूज़िक को एक रॉयल्टी का एक नया वो दे दिया। सो दैट्स व्हाई यू लाइक स्टीव जॉब्स। आपको अब्दुल सत्तार ईदी क्यों पसंद है? अब्दुल सत्तार ईदी ने कितने पैसे बनाए, बट द बेस्ट थिंग इज अब्दुल सत्तार ईदी ने भी लाइव्स चेंज की। And I think the big part of our lives is the number of lives we've changed. आप कहीं गुजरें, आप कभी आपको कोई याद करे तो बोलें कि हाँ यार इस बंदे की फलाना चीज़ से I took this positive impact. वो अब्दुल सत्तार ईदी हो, वो कोई भी हो, like these people
दे आर इंस्पिरेशन। see. और हिस्ट्री में बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जिनके नाम हैं लेकिन वो विलन्स हैं। फिरौन हैं उसमें, कारून हैं, शद्दाद हैं, ठीक है, ये बहुत रिच लोग थे। पूरे कुरान में उनको नेगेटिव कॉनोटेशन में मेंशन किया हुआ। और जितने हीरोज़ हैं वो गरीब हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी ग्रेटनेस आपके पैसों से नहीं आती, आपकी ग्रेटनेस आती है उन नंबर ऑफ पीपल दैट यू इम्पैक्टेड। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है कौन से आसमान पे बैठे हैं और अपनी कौम के लिए रो रहे हैं कि अल्लाह ये तो ऐसा ना हो इनके साथ ये हो जाए। सो हज़रत मूसा, उनको क्या लाइफस्टाइल था यार, शहजादे थे ना, फिर रहे सहराओं में बनी इसराइल को लेके, क्या फॉर व्हाट। सो वो जो लीडरशिप है एक्चुअली वो ये है कि यार मुझे उनको इंस्पायर करना है। और सो सो आई थिंक मतलब इसका ये मतलब नहीं है आप गारों में बैठ जाएं या कोहितूर ढूंढनी शुरू कर दें, बट ट्राई टू फिगर आउट वेज टू हेल्प अदर्स, ठीक है। एंड यस, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट एंड यू विल गेट इट, ठीक है। यू कैन नॉट स्टार्ट समथिंग फॉर मनी, ठीक है। वो फिर है ना, ट्राई टू इंस्पायर पीपल, ट्राई टू किसी की मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, उस प्रोडक्ट से किसी की लाइफ ही नहीं बदल रही, वो क्यों पैसे देगा आपको। आईफोन दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन है, इज़ दी ओनली फ़ोन जिसके लिए लोग लाइन बना के खड़े होते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद अ सर्टन क्वालिटी, इट इज़ एसोसिएटेड विद अ सर्टन नेम। तो अब उस पे आते हैं, जैसे ये तो पूरा एक ट्रेजेक्ट्री हो गई। टेम्पल्स मैंने छोड़ी और उसके बाद मैंने एक अपनी कंपनी लॉन्च की एक्सपीरिया के नाम से। और एक्सपीरिया में हमारे एक सीनियर थे यूसुफ जान साहब। यूसुफ जान ने मुझे कहा कि यार ये लड़का है उस्मान गुल, ये अमेरिका से आया और ये बस सर्विस बनाना चाह रहा है, तो कैन यू हेल्प हिम आउट। उस्मान ने मुझे एक स्पेक वगैरह दिखाई, मैंने उस्मान के साथ काम शुरू किया, इट वाज फन। और उस्मान ने मुझसे कहा यार पैसे नहीं है, जून में दूंगा पैसे, जनवरी में। यार ज़बरदस्त, मेरे पास भी पैसे नहीं है। and but working with Usman Gul was a premium learning. Usman was like 12-13 साल मुझसे छोटा एज में, लेकिन he's one hell of a guy to work with. मतलब you must work with him to know what he is made of. और तो मुझे लगा कि यार हमें ये साथ मिल करनी है। हम दोनों ने वो किया और and that became Airlift. So I was the technical co-founder. He's on that side. और फिर एयरलिफ्ट बस सर्विस फुल फ्लेज। तो एयरलिफ्ट का जो बिजनेस मॉडल था उसमें क्या पैसे बनने वाले थे? एयरलिफ्ट का के 2 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स थे। बस और वाला जो बस वाला बिजनेस मॉडल था उसमें सो देखो बहुत सारे एरियाज हैं। आपको ये देखना पड़ता है कि जिस टाइम फ्रेम में पैसे रेज हो रहे थे ना, वो टाइम फ्रेम क्या था। राइड हेलिंग ने बड़े पैसे बनाए दुनिया में। Grabs of the world, Ubers of the world, Right. Careems of the world, they've raised like billions of dollars. Nobody asked them कि profitable कब हो गए, और exits भी हो गए, IPOs भी हो गए, पैसे बन भी गए। Wrong call, ठीक है। वो नहीं था उस फिल्म में था कि ये तो wrong number है। Wrong call। ये जो टॉप लाइन बिजनेसेस है ना, ये इवेंचुअली एक पॉन्जाई स्कीम की तरह एक्ट करते हैं कि यार इवेंचुअली कौन पैसे देगा। वो इवेंचुअली अभी तक नहीं आया उबर का। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पैसे हैं नहीं, पैसे हैं इसमें, प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, लेकिन जब आप एक बिज़नेस को इतना सुपरलेटिव करते हैं तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी आने में भी वक्त लगता है सब कुछ। जो राइड हेलिंग वाली जो बस हेलिंग सर्विसेज थी, जो स्मार्ट वाली, उसमें कुछ ऐसे एडवांटेजेस थे जो आपके पास उबर वगैरह में नहीं थे। आपकी जितनी बसें हैं वो चलते फिरते बिलबोर्ड्स हैं, हाँ, ठीक है। और उसमें आप सो एक वो मोनेटाइजेशन है। फिर आप उसमें कॉर्पोरेट पिक एंड ड्रॉप्स कर सकते हैं, जो कि एक बिल्ट इन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। फिर अगर आप उसको स्कूल्स के लिए मोनेटाइज करें, ठीक है, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पूरे अमेरिका में आपको येलो कलर की बसेस नज़र आती हैं, ठीक है। कैन आई डू इट विद बीकन हाउस स्कूल सिस्टम्स, कैन आई डू इट विद सिटी स्कूल सिस्टम्स। इट इज़ अ ह्यूज डिफॉल्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। एंड वैन वाले कितने पैसे बिल्कुल कमाते हैं? बिल्कुल। सो देखें, तो ये सब कुछ होने वाला था। आपको एक इकोसिस्टम इतना बड़ा बनाना। फिर एक और चीज़ थी, और इसमें मोनेटाइजेशन की बहुत तरीके थे। देयर वर पीपल हु वर कॉन्टैक्टिंग अस कि हम हर सीट के पीछे जहाज़ की तरह की एक स्क्रीन लगाएंगे, एड्स,
20 स्क्रीन एक एक कोस्टर में, उसमें एड्स, आपको यूनिलीवर आपको फ्री सैम्पलिंग देने के लिए तैयार है जी, आपकी कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं कौन कौन से गर्ल्स कॉलेजेस के करीब से गुजरती हैं, उसमें हम शैम्पूज़ की सैम्पलिंग देंगे। आपके पास ऐसा डेटा जनरेट हो रहा था। देखें, एवरी बिजनेस इज़ अ डेटा बिजनेस, सो ये जहन में सब रख लें कि यार ये राइड हेलिंग कह लें या फूड डिलीवरी कह लें, इवेंचुअली इट्स अ डेटा प्रोडक्ट। if you're logging the right information, you will eventually sell a lot of data. मैं उनको ये बता सकता हूँ कि किस जगह से कौन से लोग बैठते हैं और वो कहाँ पे उतरते हैं, उनका हो सकता है मैं उनका सैलरी स्केल भी आपको बता सकूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कितनी ख़वातीन हैं जो यहाँ से चढ़ती हैं और इस वाले गर्ल्स कॉलेज पे उतरती हैं, तो यहाँ पे आप इस वाली प्रोडक्ट का बोर्ड लगाएं। कंबाइन दिस विद ग्रोसरी, ठीक है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपका कौन सा शैम्पू कौन ख़रीद रहा है, वो वहाँ रहता है और वहाँ उतरता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा प्ले कंबाइनिंग द टू। लेकिन हाँ, वो भी प्रॉफिटेबल था। हमारे होते हुए नहीं था प्रॉफिटेबल, डेफिनेटली वी वर बर्निंग, लेकिन बहुत चांसेस थे। यानी देखो, अगर हम वो जो हाइपर ग्रोथ के माइंडसेट को साइड में रख दें ना, तो वी कुड मेक दिस प्रॉफिटेबल वेरी वेरी अर्ली। हम जिस स्क्रिप्ट पे प्ले कर रहे थे ना, वो उबराइज्ड स्क्रिप्ट था। ठीक है, उस वक्त तो बस हर एक कोई कर रहा था। हाँ, हर एक कोई कर रहा था। करीम भी बस लॉन्च कर रहा था, सुवल यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। सो वो था, फिर कोविड आ गया। या और मेरे ख्याल में जो एयरलिफ्ट की टीम की जो जो सबसे बड़ी खूबी थी, और ये हमारे इन्वेस्टर्स ने भी कहा, वो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट थी। हमने जिस स्पीड से ये चीज़ बनाई थी, सुवल 2.5 साल से था मार्केट में, एंड वी वर गिविंग देम रन फॉर देयर मनी एवरी डे। और आप सिविल की एग्जिस्टिंग टीम से, जो बस करो की टीम, उनसे भी मैं मिल रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं यार, एट सिविल लाइक एयरलिफ्ट वाज डिस्कस्ड लाइक कि यार ही करते क्या हैं। कोविड आया, सब बंद हो गया, सिविल वगैरह हम सब बंद हो गए, बसेस बंद हो गई। 6 weeks ऑन, वी वर ऑन विद ग्रोसरी सर्विस, 6 weeks, ठीक है। और एक बहुत ही बेकार आर्किटेक्चर पे हमने एक मार्ट अप करके एक वेयरहाउस 4 बाइक्स के साथ लॉन्च कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से उसको पिक किया दोबारा, एंड वी वेंट टू 30,000 प्लस ऑर्डर्स अ डे। तो हमारे नंबर्स बहुत सही थे, हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, हम बहुत सारे ऐसे एरियाज़ को टच कर रहे थे। हम वर्टिकल इंटीग्रेशन में जा रहे थे, जिसमें हमने अपना एक प्रोडक्ट बनाया था, असासी, शायद आप लोगों ने देखा हो। सो जो प्रोड्यूस थी, ये चावल, दालें, मसाले, अंडे, ये हम अपने पैक करने शुरू हो गए थे, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है आपको जब आप बल्क परचेज़ करते हैं। फिर हम मेडिकल में लेके आ रहे थे, और अभी हम जब फार्मास्यूटिकल में आ रहे थे, फार्मास्यूटिकल में इस वक्त जो नकली दवाइयों का बहुत अमल दखल है। तो अगर आप जेन्युइन जगह से ख़रीद के और बेच रहे हो, वो है। फिर दवाओं में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मिसिंग है। मुझे अगर शुगर रोज़ चेक करनी है, ठीक है, मेरी स्ट्रिप्स एक सर्टेन डेज़ में ख़त्म होंगी, तो क्या मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल दे सकता हूँ बंदे को, यार ये आप 6 महीने के खरीदें, इतना आपको ऑफ। सो देयर वर जस्ट एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर, अभी भी हैं, लाइक जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, और ये बिज़नेस भी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसमें हम भी ड्रिवन थ्रू हो गए थे, और जिसमें बज़ाहिर बहुत पैसे नज़र भी आ रहे थे, इन एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग, वो था क्विक कॉमर्स। ये जो 40 मिनट डिलीवरी, आधा घंटा डिलीवरी, 25 मिनट डिलीवरी, आई थिंक इसका एक ऑप्टिमल टाइम था, जो कि 25 मिनट नहीं था, जो 30 मिनट नहीं था, जो शायद 45 मिनट भी नहीं था। आई थिंक 75 minutes, 60 to 75 minutes is an optimal time that reduces your delivery cost much significantly Right. lower, और वो पोटेंशियल था, और वो किया जा सकता था। और लेकिन वो बिज़नेस बिल्कुल प्रॉफिटेबल था। उसकी हमारी अपनी प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स के पास हैं, जो हम लास्ट राउंड कर रहे थे, जो क्लोज़ नहीं हुआ, तो वो हम Q3 तक यूनिट लेवल पे, और Q1 ऑफ 2023 में हम इंशाल्लाह कंपनी लेवल पे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए हमने बहुत कुछ रिड्यूस किया था। हमने साउथ अफ्रीका का पूरा बिज़नेस रिड्यूस किया, हमने एक सर्टेन ऑप्टिमाइजेशन लेके आए थे, बिल्कुल। और देखो, ये कहना गलत है कि ये सिर्फ कैपिटल मार्केट्स का कसूर था, ठीक है। कैपिटल मार्केट्स का भी कसूर था, लेकिन हम भी काफ़ी स्पीड से स्पेंड कर रहे थे। हमारा जो एक्सपेंडिचर था, वो ग्रोथ को से रिलेटेड था।
हमें जो फंडिंग नज़र आ रही थी, जो लोग हमें वो फंडिंग दिखा रहे थे, और जिस लेवल का नंबर हम लोगों को शो कर रहे थे टॉप लाइन पे, मैं अभी भी सोचता हूँ कि given the same scenario with 85 million closed already, with another 200 million shown, and the the kind of people who were showing me that money, and the kind of growth I was showing them, and the meeting the prime minister and all the फूफा around, तो मैं शायद अभी भी वही कहता कि यार नहीं यार, चलते हैं साउथ अफ्रीका, ये सही है, यू नो। सो मेरे ख्याल में एक एक स्पर ऑफ द मोमेंट या जो भी है, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि वो गलत डिसीजन थे, वो सोचे समझे कैलकुलेटेड डिसीजन थे, क्योंकि जो आपको नज़र आ रहा था, देखिए मैं बार बार आपसे कहूँ, मेरे लिए, और ये डे वन से, लाइक किसी ने भी मुझसे कभी भी एयरलिफ्ट के बारे में बात की, मेरे लिए एयरलिफ्ट इसलिए एग्जिस्ट करती थी कि वो पाकिस्तान को चेंज करेगी, ठीक है। क्योंकि आप अजय देवगन तो नहीं, आपने 2 गाड़ियों पे तो खड़े होकर नहीं ज़िंदगी गुजारनी ना। आप एक गाड़ी चलाएंगे, आप एक घर में रहेंगे, लाइक देर आर यू कैन नॉट ईट 10 बर्गर्स एट अ टाइम। एक सर्टन कंजम्पशन है आपकी, उसके बाद वो सब दूसरों के लिए। एयरलिफ्ट वुड हैव बीन द सीड जिससे आप पूरी दुनिया को दिखाएं कि देखो यार, ये पाकिस्तान में बना है, ये चलता है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चलता, ये वहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलता है। और ये देखो, ये सारी पाकिस्तान में टीम थी, और इन्होंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, एंड लुक एट द इन्वेस्टर्स, उसने भी इन्वेस्ट किया, उसने भी इन्वेस्ट किया, एंड दे मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। इस टेम्पलेट को हम लेके जाते दोबारा किसी के पास, और फिर दोबारा, और फिर बहुत सारे लोग। सो मैं तो अभी भी, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी सारी नॉलेज किसी तरह बाज़ार के फाउंडर्स को, और दस्तगीर के फाउंडर्स को, और जुगनू के, और कि पकड़ा दूँ यार, लाइक यूज़ मी प्लीज़, जस्ट प्लीज़ डोंट फॉल्टर अभी, ठीक है। नॉट फॉर देम, वो तो हमारे लिए तो वो कुछ लेवल पे कंपटीशन थे, ठीक है, लेकिन उनकी सक्सेस हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तान है। और एनीबडी हु डज इट, जब आसिफ पीर कोई अच्छे नंबर शो करता है, ठीक है, तो मैं उसको रीशेयर करता हूँ, ठीक है। इसलिए अब मैं इसलिए ना करूँ क्योंकि यार मेरे ज़िंदगी में एक दुख गुजरा, नहीं, वी हैव टू क्रिएट दिस नेशनल थिंकिंग। और मैं बहुत सारे इंडियन एड्स देखता हूँ जिसमें मुझे देख के लग रहा होता है कि यार दीज एड्स आर नेशनल एड्स। भारत को रंग करेगा एशिया पेंट्स, यू नो, देश की धड़कन फलाना, यू नो, there's a lot of Indian, there's a lot of तिरंगा in their ads, ठीक है। they're so proud of them being India, ठीक है। वो और वो चाहते हैं यार, हम भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी रिटेलिएशन में हम ज़रूर करते हैं, बट आई वांट टू जेन्युइनली फील दैट। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके मुल्क से कोई चीज़ें कुछ कुछ निकले जो जो हमारा हो। मुझे बड़ी खुशी होती है, आप कभी लंदन में फिर रहे हो तो वहाँ पे एक बस गुजरे जिस पे ट्रक आउट हुआ हो ना, ये ट्रक आउट जेन्युइनली हमारा है। बट इज दिस द ओनली कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड? तो देयर हैज टू बी मोर, तो बहुत है। इस पूरी चीज़ में जो एयरलिफ्ट बनना चाहने की जो रीज़न है वो यही है कि यार, अगर अगर एयरलिफ्ट वहाँ पहुँच गई होती जहाँ उसे पहुँचना था, तो मैं एयरलिफ्ट बन गया होता, ठीक है। सो एयरलिफ्ट इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। इट्स अ ड्रीम ऑफ एक कामयाब पाकिस्तानी यार, एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी जिसका कोई बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। एक जेन्युइन ड्रीमर जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है। मतलब इट कैन टर्न पॉलिटिकल, लेकिन देयर आर पीपल हु हैव मूव्ड बैक टू पाकिस्तान, ठीक है, टू बिल्ड समथिंग सिमिलर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह का कुछ इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, एंड आई रियली एडमायर देम फॉर व्हाट दे डू। लेकिन ये है, तो यस, आई स्टिल वांट टू बी एयरलिफ्ट सो डेस्परेटली कि मतलब आई वांट टू बी प्राउड इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ कि यार ये कर लिया है, ये हो गया। और 10,000 जॉब्स क्रिएट हों, 50,000 जॉब्स क्रिएट हों, लाइंस लगी हुई हों। मेरे पास अभी तक भी फ़ोन आते हैं, आपने गौर किया होगा मुझसे लिंक्डइन पे एक्स एयरलिफ्ट नहीं लिखा जाता,
इट इज़ सो क्लोज टू माई अब हार्ट। जाके आपने हटाया कि प्रेजेंट में से? मैंने उसको थोड़ा सा खिसका दिया, लेकिन उस पर लिखा अभी भी को फाउंडर है। नहीं, को फाउंडर लिखा हुआ है, मैं वो हाँ प्रेजेंट, क्योंकि आपने बहुत टाइम हाँ, तक बिल्कुल प्रेजेंट जॉब लिखा हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल आपने हटाया ही नहीं बिल्कुल। था उसको। हाँ, वो असल में एक दो लोगों के साथ कंसल्टेंसी कर रहा था, तो लोग पूछते भी थे, और यू शुड मूव ऑन, लेकिन इट्स डिफिकल्ट, इट इज़ लाइक योर बेबी। लेकिन लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है, और यू शुड ओन अप टू दिस। और ये हाँ, अगेन, ये रिपीटेबल है विदाउट द बैड एंड, ये रिपीटेबल है। तो ख्वाब देखें, आगे बढ़ें, पाकिस्तान का सोचें, एंड सो मच टू फिक्स बिल्कुल। कि मतलब इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर इज़ ब्राइट, नो मैटर व्हाट IMF इज सेइंग टुडे, और वो जो कल स्टॉक मार्केट में हो गया, वो एक आम पाकिस्तानी के लिए फ़िलहाल वो फ्लफ है, आप नहीं वो कंट्रोल कर सकते। आप कंसंट्रेट करें कि यार हमें आगे क्या करना है। तो वो $2-4 जो हम और एक्स्ट्रा ला सकते हैं ना, वो अभी लेके आए। तो आपने जो एक नई टर्म बना दी कि जी मैं एयरलिफ्ट बनना चाहता हूँ, एयरलिफ्ट प्रूव्ड कि जी जो एक फूड पांडा कर सकता है, जो बाहर की कंपनी है, जो ऊबर ने पैसे लगाए या करीम ने पैसे लगाए, वो एक पाकिस्तानी 100% कंपनी ने जिस तरह स्केल किया आपने, और जिस तरह की मार्केटिंग हुई, जिस तरह का इम्पैक्ट लाए, जिस तरह स्मार्टफोन पेनिट्रेशन में आप लोगों का हाथ है कि जी कितनी माएँ एक ऑनलाइन फ़ोन पे फ़ोन के इस्तेमाल बढ़ा दिए, और उसकी वजह से वो कितने सारे लोग अपने कारोबार शुरू कर चुके होंगे, या कितने सारे लोगों को पता चल जाएगा स्मार्टफोन की कैपेबिलिटीज़ क्या है। और लोग इस चीज़ को किस तरह फॉलो कर सकते हैं कि जी विजन थी, एंड नॉट थिंकिंग कि जी वी कैन, आई मीन एयरलिफ्ट वुड हैव बीन अ बिलियन डॉलर कंपनी, और लोग विजन कैसे लाएंगे कि जी हम भी बन सकते हैं, और शुरू कहाँ करें? मेरे ख्याल में तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ एयरलिफ्ट के यहाँ तक पहुँचने से भी बहुत कुछ नज़र आ गया हो। कैसे? और कल भी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे काफ़ी सारे फाउंडर्स थे। डिस्कशन हमारा किसी और चीज़ पे था, और मैंने उसमें एक स्लाइड बनाई कि हाउ टू थिंक लाइक अ फाउंडर, कि क्या क्या सोचना किस तरह से है। और मेरे ख्याल में जो शुरू में हमने बात की थी ना, कि देखिए, ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, और इस नीयत से देखना ज़रूरी है कि यार ये हो सकता है। और जो लोग ये करते हैं, वो अ, वो टाइम एंड अगेन उसको उसको हिट कर जाते हैं। जैसे इलॉन मस्क है, जस्ट थिंक अबाउट, एक बंदा पेपैल बनाता है, फिर वही बंदा स्पेस एक्स बनाता है, फिर वही बंदा टेस्ला बनाता है, फिर वही बंदा बोरिंग कंपनी वाला। आई मीन, आर दे रिलेटेड? इज ही अ फाइनेंस का गाय? इज ही अ रॉकेट साइंटिस्ट? इज ही अ जियोफिजिसिस्ट? और इज ही अ मैकेनिकल इंजीनियर? न्यूरोलॉजिस्ट भी कह लें आप तो, वो जो हाँ, ठीक है। वैसे तो खैर उसने ट्विटर के साथ काफ़ी हरकतें की हैं, लेकिन लाइक मतलब, सो मजे व्हाई की मजे व्हाई के। हाँ, व्हाई कैन ही डू दिस? ठीक है, बिकॉज ही बिलीव्स ही कैन डू दिस। ठीक है, उसके पास एक फाइनेंशियल पावर और मसल बिल्ड हो चुका है, फाइन, बट देयर आर अदर्स हु हैव डन दैट एज वेल। सैम एल्टमैन है, चैट जीपीटी, हम्म। ठीक है। सैम एल्टमैन ही क्यों, किसी और ने क्यों नहीं बनाया? सैम एल्टमैन पहले वाई कॉम्बिनेटर कर चुका है। चैट जीपीटी में इन्वेस्टर कौन है? अच्छा, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क भी। ठीक है। व्हाई? ठीक है, इसका मतलब है कि देयर आर पीपल हु बिलीव इन चेंजिंग द वर्ल्ड, एंड देन दे कीप ऑन डूइंग दैट। चलें, आप एक वेस्टर्न एनवायरनमेंट कोर्स को साइड में करें थोड़ा सा, आप इंडिया की तरफ आ जाएं, ठीक है। टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ देयर स्टार्टअप्स। कुछ तो ऐसे हैं जो फैमिली बिजनेसेस थे, जैसे रतन टाटा वगैरह हैं, वो भी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। आप उनका पेट्रियाटिज्म चेक करें। मतलब उसको टाटा नैनो बनानी थी, उसकी जिद थी कि इसका डिज़ाइन इंडिया में होगा, फॉर इंडिया, बाय इंडियंस। तो वी नीड टू बिल्ड दैट। सो इंस्पिरेशन तो लें। और हम अनफॉर्चुनेटली हम अपनी इस्लामिक इक़दार को हर नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। पैंचे दाढ़ी सी एक 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 थोड़े से प्रोग्रेस में आए, ठीक है। हमारा दीन हमें इतनी पावर देता है प्रोग्रेस की। अलजबरा को अलजबरा क्यों कहते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम को एल्गोरिदम क्यों कहते हैं? ये मुसलमानों की इजादें हैं, ठीक है। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। मतलब अब हम क्या करें ना, ठीक है, वो बनाया था, ठीक है। लेट्स डू इट अगेन गाइस, लेट्स पुट योर फुट डाउन, ये करना है। अब लर्न करें। आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी हो, आपको यूट्यूब पे कोई 50,000 कोर्सेज मिल ऐसे जाते ही। हैं।
आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स करिकुलम अवेलेबल है, MIT का कोर्स करिकुलम अवेलेबल है। आप जाएं यूट्यूब पे, there's a world out there। और तो सोशल मीडिया को ज़रा एक्सप्लोर तो करें, यू विल फिगर आउट के मतलब मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अब ये बिल्ड होती जा रही है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन द वे वी नो इट विल डिमिनिश। ये इसकी उतनी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि ठीक है कैंपस में जाने की शायद एक सर्टेन वैल्यू रह जाए, वो भी कम हो जाएगी क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज सेटअप अवेलेबल है। ठीक है, विद GPTs एंड जनरेटिव AI वो भी अब स्क्यू होता जा रहा है। मतलब उसमें से भी बहुत कुछ अब मुझे नहीं करना, अब मुझे ये देखना है कि यार who to ask the right questions। तो अब वो मेरा मुफ्ती भी वही हो जाएगा, मेरा कंसल्टेंट भी वही हो जाएगा, मेरा डॉक्टर भी वही हो जाएगा कुछ अरसे में। तो इसका मतलब है मुझे वो स्किल सेट चाहिए कि हाउ डू आई आस्क द राइट क्वेश्चन। तो अब तो बस सिर्फ ये रह गया कि यार मुझे किसी की इजाज़त चाहिए कि पाकिस्तान को ठीक कर दो। हाँ। तो वो है। सो मेरे ख्याल में अ लॉट इज़ पॉसिबल। पॉलिसी लेवल पे बहुत चेंजेस चाहिए, फ़ाइन वो सब चीज़ें अपनी जगह पे होगा, लेकिन एयरलिफ्ट बनाना बहुत आसान है। कोई भी चीज़ $100 मिलियन की होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को पता हो $100 मिलियन कितने होते हैं ना, तो उन्हें अंदाज़ा हो ना, एक भी बहुत होते हैं। ठीक है, $1 लाख भी बहुत होते हैं, $1,000 भी बहुत होते हैं। आप $1,000 तक तो पहुँच जाए ना, आप $1,000 जनरेट करना शुरू करें, आपको लगेगा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। उतना तो करें। आप अपना जो जो पान का खोखा है उसको तो ऑनलाइन लेके आए। ठीक है, आप पान तो डिलीवर करना शुरू करें। ठीक है, and you'll feel कि it's there are products out there, there are products out there हर जगह पे। ऐसे ही। कराची में टैंकर में से पानी आता है। ठीक है, पूरे कराची में टैंकर से पानी आ जाता है, वही पानी पाइप में नहीं आता। क्या इसको उबराइज कर सकते हैं हम? ठीक है, हमें कचरा हर जगह दिखता है, इधर उधर उधर हर जगह कचरा दिखता है। ठीक है, वो हमारा एक बंदा है, वो फिक्सिट करके कोई है, उसके पास एक ट्रैक्टर है, वो उसकी इतनी तस्वीरें खींचता है, उसको इतना प्रमोट करता है। ठीक है, उससे काम कर लेता होगा। जस्ट थिंक अबाउट क्रिएटिंग एन ऐप जहाँ पे एक कचरा है। ठीक है, मैंने उसकी तस्वीर खींची, उस विसिटी में इर्द गिर्द लोग हैं, उन सबको यार एक एक नोटिफिकेशन चली जाए कि यार आप सब लोग 10-10 रुपए डालें। ठीक है, वो एक 100 ट्रैक्टर वाले हमारे रजिस्टर्ड हैं, वो आएंगे और उठा के ले जाएंगे। कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट। ठीक है, आप कर दें, वो हो जाएगा, प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसको आप पूरे पैसे दे रहे हैं। तो वो आएगी फलानी KMC की गाड़ी जो कभी नहीं आएगी वो। सो मतलब वाई वेट? अब्दुल सत्तार ईदी ने भी तो यही किया। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि एक गधा मर गया था मीठा दर में, तो वो सड़ रहा था। 2 दिन लोग सोचते रहे कि म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आएगी उठा के, कहते नहीं थी वो, मैं 2 व्हील वाली हाथ गाड़ी लाया और उस गले हुए गधे को अब्दुल सत्तार ईदी ने उठा के डाला और कहीं दफना के आ गया। दैट्स ईदी फाउंडेशन फॉर यू। ठीक है, तो दैट्स हाँ, तो वो उसने कर लिया, उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ही ओन्स द लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस इन द वर्ल्ड, तो उन्हें बना दिया। ठीक है, अब वो रिवर्स ऑर्डर हो गया, अब लोग उसकी तरफ देखते हैं। एंड आई थिंक अ लॉट मोर इज पॉसिबल। इतना बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, पीस मील करें करें, लेकिन स्टार्ट, हाँ शुरू करें। And it's very right. So even with programming and all of that, अभी एक तो चले एक मीडियम है कि जब हम YouTube से सीख लें और सब कुछ अवेलेबल है। दूसरा ये कि ChatGPT भाई जन आगे प्रोग्रामिंग भी करके देते हैं, हमें सब कंपाइल करना है। तो अब कोई भी बहाना हो वो तो बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखें, एक 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 हमने एक वन ऑफ आवर वैल्यूज़ जो हमने एयरलिफ्ट में, एक कल्चर और वैल्यूज़ का एक हमने वो बनाया हुआ था, उसमें एक चीज़ थी बायस टू एक्शन। यार एक सर्टन टाइम के बाद प्लानिंग नहीं करनी। आपने अगर दोस्तों के साथ मिलकर बताया यार एक बिज़नेस शुरू करते हैं, फिर 6 महीने बाद तो बैठे चलो एक बिज़नेस शुरू करते हैं, फिर आपने बैठे नहीं यार, फिर आप बिज़नेस शुरू कर दें। ठीक है, गिव योर सेल्फ टाइम लाइन्स। ठीक है, जिस चीज़ की डेडलाइन नहीं है वो कभी नहीं पूरा होता। ठीक है, लाइक यू हैव टू स्टार्ट डूइंग। ठीक है, प्लानिंग उसके साथ भी बेहतर हो सकती है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स। ये सिर्फ बातें वाला ना, ये दैट्स नॉट हैपनिंग। वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उसमें करते रहें पाकिस्तान ठीक, अगर हो जाए तो मुझे भी बता दें, लेकिन नहीं होगा। यू हैव टू हमें व्हाट्सएप ग्रुप कम, व्हाट्सएप ऐप ज़्यादा चाहिए अब। एयरलिफ्ट के केस में अब ज़ाहिर क्योंकि ये सब होने के बाद जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप क्या कुछ फिक्स कर सकते थे कि अगर ये ना होता।
वैसे तो मैंने कुछ एरिया ऑलरेडी कवर किया कि हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, हम एक सर्टेन जगह पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। शायद कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो हमें फंड रेजिंग तक रोकने चाहिए थे, यानी कि जो हमारा एक सीरीज सी बिल्ड हो रहा था, जो कि बहुत ग्रैंड सीरीज सी बिल्ड हो रहा था, वो हो जाता, वो लॉक हो जाता, उसके बाद हम एक दो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करते, मे बी शायद साउथ अफ्रीका हम ना जाते, मे बी, ठीक है, और क्योंकि वो एक बड़ा फुटप्रिंट था, मे बी हम टियर 3 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना करते, हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को और कंसोलिडेट करते, तो शायद हम बहुत अच्छे लेवल पे अपने कैश फ्लो को बेहतर मैनेज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे हिटलर ने मल्टीपल फ्रंट्स खोल लिए थे ना, हमने भी मल्टीपल फ्रंट्स खोल लिए थे। साउथ अफ्रीका वाज अ ह्यूज अंडरटेकिंग, एक नए जगह पे जाना, वहाँ पे वेयर हाउस, राइडर्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस टीम, एक बिल्कुल नया एनवायरनमेंट, वो सब कुछ। और while you already had a very very high speed growth happening in Pakistan as well, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेक में तो उसको पूरी तरह संभाल लिया, हमने बिजनेस साइड पे भी उसको संभाल लिया, लेकिन ऑपरेशनल पार्ट बहुत ह्यूज था। 3 शहरों में एक साथ, साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग एंड केप टाउन, वो एक अंडरटेकिंग थी। और तो सो मेरे ख्याल में वहाँ पे एक एक बहुत मैसिव मोमेंटम बिल्ड हुआ था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार बस ये अभी आई फंडिंग, और तो मे बी शायद अगर हम, आप यकीन करें कि अगर मैं अभी भी सोचूं ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके, इट वाज अ मैटर ऑफ अ मिस कैलकुलेशन ऑफ मे बी अ मंथ, कि यार हाँ ये रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, अभी ये नहीं करते, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका भी गए थे, तो हम मे बी वी कुड ओनली डू जोहानिसबर्ग एंड स्टेड देयर, नॉट डू केप टाउन एंड प्रिटोरिया, और कुछ भी है फैसलाबाद, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो वो कर सकते थे। ग्रोइंग टू फास्ट, जीएमबी देखें, टॉप लाइन बिजनेसेस का जो एक वो होता है, प्लस हमने यहाँ पे देखें फ्रंट्स हम बहुत खोलते जा रहे थे। हमने फार्मास्यूटिकल भी कर दिया था। फार्मा एक एक पूरी डिफरेंट सप्लाई चेन होती है, कोल्ड चेन मेंटेन करनी है, एक्सपायरीज मेंटेन करनी है, वगैरह वगैरह, उनको आपको सेपरेट जगह पे रखना होती है, उसकी स्टोरेज डिफरेंट होती है, वो बड़े रैक्स में नहीं आते, छोटी उस पर आते हैं, उसका एक सेटअप बनाना पड़ता है। फिर साथ में हमारा जो फ्रेश प्रोड्यूस था, जो कि फ्रेश प्रोड्यूस में बहुत मार्जिन है एक्चुअली, तो फ्रेश प्रोड्यूस आप किसी से लेते हैं वर्सेस आप फार्मर से लेते हैं, तो हमने फ्रेश प्रोड्यूस के अपने सेंटर्स बना दिए थे सब्जी मंडी में, तो वो एक चीज़ थी, ठीक है। मीट, और वो एक एक सप्लाई लाइन है, फिर ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो एक सप्लाई लाइन है, एंड देन वी ऑलरेडी स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्लेस मॉडल में तो से है, हमारे वाले मॉडल में जहाँ पे मैं परचेस करके अपने पास रख रहा हूँ, दैट्स अ ह्यूज अंडरटेकिंग। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल 100 आईफोन ख़रीदने हैं या 100 वॉचेस ख़रीदनी है, तो मुझे उसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा किसी के भी साथ, एंड सो दैट, एंड साउथ अफ्रीका है हैपनिंग ऑल एट द सेम टाइम, सो दे वर, आई थिंक वी वर जस्ट डूइंग गोइंग टू फास्ट। तो वो जो फार्मूला 1 में जो टायर बस्ट होता है ना, तो इट वॉज अ टायर बस, कि आपके पास पिट स्टॉप तक पहुंचने का भी टाइम नहीं मिला, वरना हम निकाल जाते, यानी कि जब आपने थोड़ा सा भी बावल किया था ना, तो आप साइड में लगा लेते, तो वो हो जाता। नोबडी सॉ यूक्रेन हैपन, यूक्रेन वाज अ सरप्राइज फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड एक्चुअली नोबडी सॉ Q1 2022 हैपन। जितनी तेज़ी से नवंबर से लेके फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक पूरी दुनिया का हाल ख़राब हुआ, अगर आप बाज़ार को देखें, बाज़ार टेक्नोलॉजीज़ को, उन्होंने जस्ट देन अपना फाइनल क्लोज कर दिया था राउंड, ठीक है, और मतलब कुछ दिनों के फ़र्क से शायद वो भी फंस जाते हैं। तो इट्स मतलब एक सर्टेन लेवल पे आप इसको लक कहेंगे, एक सर्टेन लेवल पे परफेक्ट स्टॉर्म कहेंगे, लेकिन हाँ हमारी स्पीड ज़्यादा थी, वी कुड स्लो डाउन आई थिंक। देखिए लोगों को ये नज़र आ रहा था, जो Q1 में हुआ, लोगों को ये नज़र आ रहा था, अगर हम क्रिसमस से पहले क्लोज कर लेते ना चीज़ें, आपको पता है इन लोगों की एक छुट्टी वुट्टी आती है, सब कुछ है, और फिर बाय जनवरी लोगों को वो आसार नज़र आने शुरू हो गए थे। तो जब ऐसा सिचुएशन आती है, तो
आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं सबसे पहले उन मार्केट्स में जिनका आपको ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है. यू प्रॉब्ली वोंट डू इट फॉर इजरायली स्टार्टअप और मे बी एन इंडियन स्टार्टअप, बट यू प्रॉब्ली डू इट फॉर अ पाकिस्तानी स्टार्टअप. या ठहरो 20 में और नहीं डालते, कुछ पता नहीं. तो मे बी दैट, बट यस, कुछ ऐसे जवाब हैं जो आज तक मुझे भी नहीं मिले, वो मुझे मिलेंगे, और जब मौका और महल होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा. क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिन्होंने हमें जून तक एक बहुत ज़बरदस्त होप दिलाई हुई थी कि यार ये भी हो जाएगा, ये अब वी आर गुड टू एन एक्सटेंट कि मैं जून में छुट्टी पे गया हुआ था. एंड सो मैं वहाँ से वापस आया हूँ, और ये तो वाई वुड आई टेक टाइम ऑफ विद किड्स कि जब मुझे पता हो कि यार ये होने वाला है. सो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें हमारे लिए भी सरप्राइज थी, लेकिन हाँ, मतलब जो जनवरी से ऑनवर्ड्स होना शुरू हो गया था उसमें हमें रिडक्शन तो नज़र आ रही थी. वी प्रॉब्ली वुड नेवर हैव थॉट, क्योंकि आपके पास बहुत प्ले होता है ना कि सिर्फ सर्वाइव करने का. आप एक स्टोर के साथ एक, सो दैट एयरलिफ्ट केप्ट देयर, तो वो नहीं हुआ. What would be your advice to Bazaar? आई थिंक बाज़ार इज़, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल में हमसे बहुत अच्छा इंटेलिजेंट प्ले कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनके पास एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लाइन बन गई है. उन्होंने अपना बर्न काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. तो और क्योंकि दे ऑल्सो सॉ अस हैपन, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ और उनके साथ दोनों के साथ इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. तो कुछ कुछ थोड़ी बहुत शायद हमने भी इनपुट दी होगी, लेकिन दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज किया हुआ है. और इंशाल्लाह जितना मैं उनके फाउंडर्स के साथ थोड़े बहुत डिस्कशंस में रहा हूँ, दे आर डूइंग मैनी थिंग्स इन अ वेरी वेरी राइट वे. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो एयरलिफ्ट ने अच्छी की थी, वो थी हायरिंग, टीम फॉर्मेशन, कल्चर बिल्डअप. आपको लिंक्डइन पे कहीं नहीं नज़र आएगा कि एयरलिफ्ट का कोई एम्प्लॉय हमारे बारे में कुछ बोल रहा हो. एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी विद द कल्चर दैट वी हैव बिल्ड, हालांकि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे. और सो वो जो पूरा इकोसिस्टम फॉर्म हुआ था, वो बहुत ज़बरदस्त. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी डिड, लेड बाय उस्मान एंड आवर पीपल स्ट्रेटजी पर्सन अशफा, एंड पूरी लीडरशिप, महर एंड एवरीबडी. वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन. जो टैलेंट डेंसिटी है इज़ द सोल्यूशन टू मेक एनी गुड प्रोडक्ट. अगर आपको लगता है कि फाउंडर्स ही सब कुछ है ना, तो फाउंडर्स नहीं सब कुछ होते, टीम सब कुछ होती है. और फाउंडर्स का सबसे बड़ा काम ये है कि वो अच्छी टीम फॉर्म कर लें. आई थिंक बाज़ार हैज़ डन अ ट्रमेंडस जॉब देयर. उनकी टेक्नोलॉजी टीम बहुत आउटस्टैंडिंग है, उनकी बिजनेस टीम बहुत आउटस्टैंडिंग है, और वो लोग बहुत कॉशियस हैं अब सिचुएशनल वाइज. तो मे बी हो सकता है कि एयरलिफ्ट की वजह से, बट आई थिंक इवन अदरवाइज भी. तो आई थिंक दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन इंशाल्लाह to grow, maybe raise again, or maybe not even in in a need to raise again. कि माशाल्लाह से वो they are good. और दस्तगीर भी आई थिंक इन लोगों ने अपने अपने फुटप्रिंट को बहुत अच्छा कर लिया. लाइक ये जो अपनी इन्वेंट्री वाले मॉडल से आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, ये हाँ लेस कैश बिजनेस की तरफ आते जा रहे हैं, विच इज़ द राइट वे टू थिंक, विच इज़ दी वे टू थिंक. और ये ज़बरदस्त लोग हैं, एंड दे आर डूइंग ग्रेट. और असल में कुछ लोग किसी वजह से, क्योंकि दस्तगीर के जो फाउंडर्स हैं वो पहले एयरलिफ्ट की टीम में थे, सो दे आर वेरी क्लोज टू अस. और जो बाज़ार के फाउंडर्स हैं वो क्योंकि इंडस वैली कैपिटल के कोहॉर्ट का हिस्सा हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू अस. और एयरलिफ्ट बंद होने के बाद इत्तेफाक से मेरा इन सब से काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, इनकी टेक टीम से भी रहा है, एंड ट्राई टू हैव सेशंस विद देम, हेल्प देम. और बंदे भी हमारे कुछ अच्छे रिकमेंड हुए, इनके पास गए भी हैं. दराज बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री पे है. मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उन्हें कुछ सजेस्ट कर सकूँ, लेकिन क्योंकि दराज की जो भी जिस भी जगह पे है, अली बाबा की एक्विजिशन के बाद वो एक डिफरेंट लेवल पे प्ले कर रहा है. मुझे उनके नंबर्स का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो दराज कर रहा है, मैं एक नए स्टार्टअप के साथ आजकल एक एडवाइजरी रोल में हूँ,
और इंशाल्लाह लाइव सेलिंग में भी आपको वो एक ई-कॉमर्स सोल्यूशन है वो नज़र आएगा. इट्स अ वेरी कूल लाइव सेलिंग. ये जो नहीं होता ये फेसबुक लाइव टाइप की चीज़. लाइव LIVE. जिंदगी बेच तो सो लाइव सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म है बना रहे हैं. इट विल बी दैट / टिकटॉकिश थिंग. तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह. तो आपको नज़र आएगा. तो और सो ये जो लाइव वीडियो बेस्ड सेलिंग प्रोडक्ट्स दे आर पिकिंग अप. It's big on Daraz also, no? एग्जैक्टली. तो दराज का जो पिछले दिनों आपने देखा है उन्होंने लोगो भी चेंज कर दिया और लोगो में बीच में एक प्ले का बटन आ गया है और वो अब सारे मैचेस लाइव दिखाते हैं. सो इनकी एक अली बाबा की प्रोडक्ट है टावा. तो वो भी यही करती है कि वो ऑनलाइन लाइव सेलर रिलेशनशिप उन्होंने इस तरह से बिल्ड किया है. तो दिस इज़ सेलिंग अ लॉट. और ये जो टिकटॉक के असर में ये यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक रील्स वगैरह जो हैं, सो ये भी आई थिंक ये उसी चीज़ को प्रमोट करें क्योंकि दीज डिवाइसेस दे आर नाउ बिकमिंग वेरी हाई क्वालिटी, गुड कैमरास, वेरी नाइस साउंड. तो अपने आप को ब्रॉडकास्ट करना इतना आसान है कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट यू आर लूजिंग. तो आई मीन आई एम सेइंग इट हियर. तो सो वो बिल्कुल है. तो ये कंटेंट जनरेशन है. और अगर आप कंटेंट जनरेशन में वो वाला काम करते हैं जो सेल्समैन दुकान पे करता है कि ये देखें वो लोग उसको कमेंट दे रहे होते हैं कि अच्छा बाजी ये कपड़ा ज़रा पलट के दिखाएं, इसको ब्लू लाइट में दिखाएं, इसको फलाना में दिखाएं. तो जो सूट उनको नहीं ख़रीदना था, जो सिर्फ एक पिक्चर देख के वो क्लिक ना करते, अब वो करेंगे क्लिक. और ये हो रहा है. और वो हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है. वो भी पूरी यहीं पे कराची में टीम बनी है. तो इट्स अभी उनके पास थोड़ा फंड उन्होंने रेज़ किया लेकिन इंशाल्लाह दिल भी सॉरी सो ये लोग आएंगे इंशाल्लाह. और सो एक वो है. सो दराज एक उस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड आई थिंक दराज का एक वो वाला सेक्शन है. मे बी एक सर्टन लेवल पे दराज की रेपुटेशन कभी कभार लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार ऑर्डर कुछ करो आता कुछ है. आई डोंट नो उसका क्या सोल्यूशन है. अब ही इज़ अ वेरी केपेबल पर्सन. साया साहब जो हैं सो उनसे भी मुलाकात रहती है. दैट्स प्रीटी मच जो बड़े लेवल पे जो कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कुछ सिग्निफिकेंट कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है. और हमारी जो एलिफ के जो फाउंडर थे उस्मान, उन्होंने भी अभी वाई कॉम्बिनेटर से रेज़ किया. वो क्या उन्होंने क्या बनाया? apollogroup.io अगर आप देखें apollo-group.io वो है. अपोलो ग्रुप के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगी. और सो वाई कॉम्बिनेटर से उन्होंने इनिशियल रेज़ किया है. और नोइंग उस्मान मैं उससे ये भी कहता था कि यार ये रोल पराठा भी बेचेगा ना तो आई इन्वेस्ट. सो वो है. आई थिंक इनिशियल प्रोडक्ट उनका एक प्लूटो के नाम से है. आई डोंट नो इफ ही हैज़ अनाउंस्ड इट और मेड इट पब्लिक ऑलरेडी, बट I'll let you guys visit the site and maybe judge for themselves or maybe pull him on this sofa one day. हाँ प्लीज़. हाँ तो वो है. तो आजकल उस्मान काफ़ी एक्टिवली उस पर काम कर रहे हैं, टीम फॉर्म कर रहे हैं. और एक्चुअली नोइंग उस्मान वो ऑलरेडी लॉन्च भी कर चुके हैं लाहौर में. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.